अरे कहाँ चले गए सब? अरे बीजी, बीजी, अरे ओ लाला जी, आशा, सुनीता, देखो मैं आ गया। अरे कहाँ चले गए सब? मैंने कहा था ना कि अगर गोपाल इस घर से एक दिन के लिए भी चला जाए ना तो इस घर में सन्नाटा छा जाएगा। हो गया ना सन्नाटा? अरे भाई इस घर में कोई है या नहीं? देखो मैं आ गया। अरे आशा, अरे आशा देखो मैं। ये आशा, तू रो क्यों रही है? क्या बात है सुनीता, तुम लोग सब रो क्यों रहे? बीजी, 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 नहीं बीजी, आपने मेरे लाला जी को कहाँ भेज दिया? बीजी, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? तू बीमार था ना? मर थोड़ी गया था बीजी। ऐसा मत बोल। बीजी, बीजी अगर मेरी जगह प्रभात होता तो क्या आप उसके बिना अर्थी उठने देती? मैं जानती थी तू यही कहेगा, लेकिन मैं तुझे बीमारी में दुख देना नहीं चाहती थी। ये क्यों नहीं कहती बीजी कि आपको मेरी परवाह नहीं? मैं आपका बेटा नहीं बीजी, इस घर का नौकर हूं जिसकी इतनी औकात भी नहीं कि वो अपने मालिक की अर्थी को कांधा दे सके। नहीं गोपाल, नहीं गोपाल, ऐसा मत बोल। तू मेरे प्रभात जैसा है। तू ही मेरा प्रभात है। बीजी, तू ही मेरा प्रभात है। बीजी, मेरे लाला जी कहाँ चले गए? बीजी, मैं लाला जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता बीजी, जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात है प्रभात, इस अखबार में जरूर कोई ऐसी खबर छपी है जिसे पढ़कर मारे खुशी के तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। विख्यात उद्योगपति श्री लाला केदारनाथ शर्मा का देहांत। अंकल, इस अखबार में यह तस्वीर मेरे जन्मदाता की है और यह खबर उनके स्वर्गवास की। तुम आज मुझे मादी की वो बिजली दिखा रहे हो जो मेरे कल की तमाम उम्मीदों पर गिरने वाली है। मैं सारी दुनिया से यह कहता रहा कि प्रभात और जगदीश मेरी दो आंखें हैं, बल्कि सच तो यह है कि जगदीश से ज्यादा तवज्जो मैंने तुम पर दी और आज तुम लाला केदारनाथ की करोड़ों की जायदाद के वारिस हो गए हो, करोड़ों के मालिक बन गए हो। अब इस गरीब राजेश्वर नाथ की औकात ही क्या है? अंकल, ऐसा मत कहिए। मैं बर्फ से ढकी हुई हिमालय की एवरेस्ट चोटी को तो नंगे पांव पार कर सकता हूं, मगर मेरा जमीर बगैर आपकी इजाजत आपके रिश्ते की इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अंकल, इस वक्त प्रभात की बीजी कितनी अकेले होंगी। उन्होंने इसे बचपन से कितना याद किया होगा। इस वक्त उनको प्रभात की जरूरत है। बेटे, अगर तुम इतने बड़े घर के बेटे हो तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अंकल, बचपन में मैंने एक बार गोपाल पर गोली चलाई थी और मैं डर के मारे घर से भाग आया था कि कहीं मुझे फांसी ना हो जाए। मगर लाला जी के मौत के साथ मुझे गोपाल के जिंदा होने की खबर भी मिली। अंकल, अगर गोपाल जिंदा है तो फिर मैं खूनी नहीं हूं, तो फिर मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहिए। ये गोपाल कौन तुम्हारा नौकर है? नहीं अंकल,
वो नौकर नहीं, मेरे भाई जैसा है। तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अगर तुम वहां जाकर मुझे भूल भी गए तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि इस राम ने अपने वनवास के दिन मेरे यहां गुजारे। जाओ बेटे, जाने की तैयारी करो। थैंक यू अंकल। जगदीश, हाँ जगदीश, वही जगदीश जिसके बाप ने तुझे पाला पोसा, सिंगर बनाया, स्टार सिंगर, और आज तू उनके एहसान के बदले यहां से भाग रहा है। नहीं जगदीश, तुम्हें नहीं मालूम, मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरी माँ को आज मेरी जरूरत है। और मेरे बाप को तेरी। जगदीश, तुम लोगों के एहसान के बदले तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आज मेरा रास्ता मत रोको। ना ना ना, मैं तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने आया हूँ जहां से तू लौट के नहीं आया है। चलिए वकील साहब, जल्दी से पढ़ दीजिए वसीयत। हाँ हाँ, देखे तो सही कि लाला जी ने किसको किस काबिल समझा है। मैं लाला केदारनाथ, वल्द लाला सरदारी लाल, बाहोशो हवास ये वसीयत करता हूँ कि जब तक मेरे बेटे प्रभात की मौत का पूरा सबूत नहीं मिल जाता, मेरी जायदाद तकसीम नहीं की जाएगी। प्रभात इंडस्ट्रीज और मेरा दूसरा तमाम कारोबार उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह मेरी जिंदगी में चलता रहा है। भगवान ना करे अगर प्रभात वापस ना आए या उसकी मौत का कोई सबूत मिल जाए तो मेरी धर्म पत्नी श्रीमती शांति देवी को पूरा हक होगा कि वो मेरे कारोबार और जायदाद को जिस तरह मुनासिब समझें बांट दें। लेकिन तब तक शांति देवी मेरी हर चीज की अकेली वारिस होंगी। नहीं, मैं नहीं मानता इस वसीयत को। गुल्लू ठीक ही कह रहा है। इतनी बड़ी जायदाद, इतना बड़ा कारोबार लाला जी ने बीजे के सर पर डाल दिया है। घर में बैठने वाली स्त्री इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है? जैसे आज तक संभालती रही है मामा जी। तू फिर बीच में बोला। वकील साहब, आप जा सकते हैं। जी। गोपाल ठीक कह रहा है, तुम लोग आज तक जो कुछ करते आए हो उसी तरह करते रहोगे। उससे लाला जी की वसीयत भी पूरी हो जाएगी और तब तक शायद प्रभात को अपनी बदनसीब माँ की याद आ जाए और वो लौट आए। बीजी प्रभात जरूर आएगा बीजी। अरे बीजी, प्रभात मर चुका है कब का। आप लोग भी जाइए और जाकर बीजी का ख्याल कीजिए प्लीज। तुम लोग भी जाओ, सब जाओ। तुम लोग फजूल बातें करके सिचुएशन को खराब मत करो। अरे मामा जी, पूरी लाइफ खराब हो गई। साला बुड्ढे को मारकर भी कुछ नहीं मिला। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं इस बुढ़िया को ही खत्म कर देता हूँ। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो।
तुम लोगों के ऐश में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? बस देखते जाओ तुम लोग। करेंगे हम, भरेंगे बीजी। ये सब किसके लिए? ये सब तेरे लिए लाली, सब तेरे लिए हो। हाय हाय, ओए मैं मर जावा। हाय हाय, अरे तेरे ये झूठ कहने के अंदाज पर 100 सच कुर्बान मेरी जान। सच्ची? ओहो, छोड़ो भी, तेरी साड़ी मसल रही है। तो मेरा दिल मचल रहा है, उसका क्या होगा मेरी जान? छोड़ो भी, जिंदर, बीजी, किसके ब्याह में जा रहे हो? नहीं बीजी, वो बात दरअसल ये है कि नहीं, दरअसल लाली के इन गहनों का बहुत महीने पहले ऑर्डर दिया था। सुनार आज ही लेकर आया है, बस उन्हें डब्बे खोल कर दिए हैं। ये हंसी और मस्ती भी किसी डिब्बे से निकली है जिंदर? जी? ओ मैं सदके, हंसी तो लाला जी के साथ ही चली गई बीजी। लाला जी के साथ मेरे सिंदूर के सिवा और कुछ नहीं गया। इस घर की मान, मर्यादा, परंपरा कुछ नहीं बदला। सब कुछ उसी तरह है और उसी तरह रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप हैं जी तब तक यहाँ कुछ भी नहीं बदल सकता जी। इसीलिए कह रही हूँ, इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। उल्लू का पट्टा समझता क्या है अपने आप को? ड्राइवर है तो गाड़ी चलाए, चलाता है जबान। बस हेलो स्वीटहार्ट। अरे ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो, जैसे इरादा हो खून का? आपको शर्म नहीं आती शराब पीकर घर लौटते हुए? बहुत शर्म आती है। साला घर भी कोई लौटने की जगह है, वो ड्राइवर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या लगा घर चल? तो किधर हो? वो जाने क्या वो साला ड्राइवर, मैं मार डालूंगा उसको। जाने शोर मत मचाइए, सुनिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। शोर मत मचाइए, किसी को मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा उस बुड्ढी का? साली मुझे जो मालूम होना था वो हो चुका। आज मुझे अपनी हैसियत भी मालूम हो गई और तुम्हारी औकात भी। लाला जी ने ठीक कहा था, बिच्छू को पालने से वो डंक मारना नहीं छोड़ता। साली बुढ़िया मुझे बिच्छू कहती है, तेरी तो जवाई बाबू, जिस देवी पर तुमने अपना हाथ उठाया है, आज तक उसके सामने किसी ने अपनी आंख भी नहीं उठाई। माफी मांगो, मैं कहता हूं माफी मांगो, वरना बीजी के चरणों की सौगंध तुम जिंदगी भर अपने पैरों पर भी चल नहीं सकोगे। माफी मांगो। कमाल! सुनीता, बीजी
इसने अपने मालिक पर हाथ उठाया। गोपाल, निकल जाओ इस घर से। सुनीता, आप ही के सर चढ़ाने से आज इसकी ये हिम्मत हुई, इसने आपकी जवाई को मारा है। सुनीता, कैसी बेटी है तू? तूने ये तो देख लिया कि मैंने जवाई बाबू पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसने क्या किया। वो हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ओए मैं सदके, सुनीता बिल्कुल ठीक कहती है, नौकर को नौकर ही रहना चाहिए। ओए तू कौन होता है मालकों के बीच में बोलने वाला है? मामा जी बीजी मेरी माँ है, इनका अपमान कोई भी करे ये मैं देख नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। गोपाल, बेटे से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश मत करो, जितना मिल चुका है उतना बहुत है। और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? राज, गुस्सा थूक दो, तो थूक दो, चलो अपने कमरे में, तुम भी अपने कमरे में जाओ, चलो ले जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाओ, छोड़ो इसको, मैं जिंदा छोड़ो नहीं। अरे बीजी गलती तो मेरी थी, मैं तो ये भूल गया था कि गुल्लू बाबू इस घर के जवाई हैं और उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है। और बीजी ये सुनीता है ना, सुनीता कितनी होशियार है, उसने मुझे थप्पड़ मारकर सारी बात कैसे संभाली, वरना जवाई बाबू तो तूफान खड़ा कर देते। बीजी आपकी कसम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, भाई बहन में तो झगड़े होते ही है ना। बीजी आप जाकर सो जाइए बीजी। गोपाल, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। बीजी, हम सबको क्षमा कर देना।